नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है, वो जनरली लोगों का सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले आपका रिलेशनशिप होता है अपनी मॉम के साथ में, और मॉम के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर बॉर्न। उसके बाद में धीरे धीरे यू गेट इंट्रोड्यूस टू योर डैड एंड अदर पीपल इन द फैमिली। व्हेन यू ग्रो अप एज अ टीनेजर और वट एवर एज, आजकल थोड़ा जल्दी हो जाता है, देन यू गोइंग इन फॉर अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ दी ओनली रिलेशनशिप जो आपको घर से बाहर की बातों के बारे में नॉलेज देता है। मॉम के साथ जो रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ जो रिलेशनशिप होता है, वो आपको घर के अंदर और घर से थोड़ा सा बाहर, दुकान तक जाना, थोड़ा ये स्कूल तक जाना, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। लेकिन जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में बताता है। आपको पता लगता है कि लोग किस टाइप के हैं। घर के लोग तो सभी प्यार करते हैं, सभी पसंद करते हैं, या जो भी आपका रिलेशनशिप है घर में। लेकिन बाहर के लोगों में फिर आपको पता लगता है कि अच्छा, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ ख़राब लोग होते हैं। रिलेशनशिप शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, एट्सेट्रा। सो ये इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि लोग जब भी रिलेशनशिप में जाते हैं, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, उसको बहुत लंबा खींचना चाहते हैं। इनवेरेबली सबको लगता है स्कूल टाइम से ही कि हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। दिस इज वेयर, अगर एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा दो लोगों को कट डाउन कर देना चाहिए। दे शुड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यू एंजॉय बीइंग टुगेदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी आपका कॉन्शियस परमिट करता है उस लेवल तक आप जाते हो, और अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहते हो। दैट्स ऑल, जस्ट बी ओके विद इट। हाँ, इसकी क्वालिटी को टेस्ट करने का एक तरीका होता है। 6-7 महीने के बाद में जस्ट लुक एट योर सेल्फ, लुक बैक, कि 6-7 महीने वे वर यू इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, और इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स। सो आर यू गोइंग अप, और यू आर स्टैटिक, और यू आर गोइंग डाउन। तो अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बिकॉज इनवेरेबली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक बहुत बड़ी चीज़ जो अनकंफर्टेबल करती है आजकल की जनरेशन को, वो है पॉजेसिवनेस। आप इतना पॉजेसिव हो जाते हो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के या गर्लफ्रेंड को लेकर के कि आप उसके आसपास की हर चीज़ को काट देते हो, और उसके ऊपर जो है उसको इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हो। तो इमोशनली किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना, या किसी का इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत अच्छा लगता है। रिलेशनशिप के बहुत मजे आते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर ये चीज़ जो है आपको बहुत अनकंफर्टेबल करेगी, बिकॉज आप अकेले हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में जाते हैं, अपनी फैमिली को काट देंगे, करियर को काट देंगे, हर चीज़ को काट देंगे, बस वो इंसान। जहां पर भी रिलेशनशिप इस कैटेगरी में आ गया, आप गए। बिकॉज जिस दिन उस इंसान ने आपकी रस्सी काट दी, तो आप मुश्किल हो जाओगे। तो किसी भी आप रिलेशनशिप में जाओ, उसकी जो सत्यता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको मेंटेन करके रखो। घर के साथ भी जुड़े रहो, अपने करियर की तरफ भी आप ओरिएंटेड रहो, और उस इंसान के साथ भी आप अच्छे से इंजॉय करो। उसको आगे ले जाने की कोशिश मत करो। बिकॉज 98% जो भी ये रिलेशनशिप स्कूल या कॉलेज टाइम में होते हैं, एंड व्हेन दे मैच्योर, दे गेट मैरिड, जल्दी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बिकॉज 7-8 साल वो इकट्ठे रहते हैं, उन्होंने जो एक दूसरे के साथ एंजॉय करना होता है, जो एक दूसरे को समझना होता है, लाइफ को जिस पर्सपेक्टिव से देखना होता है, वो देख चुके होते हैं। सो देर इज नथिंग न्यू लेफ्ट, राइट? सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई इंटेंड सेइंग। यस, एनीथिंग एल्स? कोई भी एनीथिंग, कुछ भी आप ओके। अब ये कैसे हम जाने कि आप सही इंसान के साथ हो या नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में तो पता नहीं लगता है। शुरू में, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप होती है वो एक हनीमून काइंड ऑफ स्टफ होता है, यूफोरिक स्टेट होती है। तो उस स्टेट में आपको नहीं पता लगेगा, यू विल बी ब्लाइंड टू एनीथिंग जो सामने वाले इंसान की कमियां हैं। आप बिल्कुल आंखें बंद कर लोगे। आपको घर वाले, आपका फ्रेंड सर्कल जितना मर्जी उस इंसान के बारे में नेगेटिव बोले, आपको पता ही नहीं लगेगा। फर्स्ट स्टेज जब निकल जाती है, सेकंड स्टेज जब आती है, जब थोड़ी रियलिटी पता लगने लगती है हर चीज़ की, तब आपको एक्चुअल में इंसान के बारे में पता लगेगा। तो उस वक्त आपको देखना है कि आर यू रियली कंफर्टेबल? क्या आप इस इंसान के साथ आगे चल सकते हैं? इज दिस समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू?
तो सेकंड स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में इस पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे। सो अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिज को किस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हो, आप वो देखना। तो सेकंड स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में सामने वाले के साथ में आप ठीक हैं या नहीं है, राइट। ओके। और राइट पार्टनर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है कि राइट पार्टनर ऐसा होना चाहिए। सिर्फ आपको ये देखना चाहिए कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और इस इंसान के कारण मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ भी हो रही है, करियर वाइज और आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ हो रही है। ऐसा ना हो कि वो इंसान अपनी इनसिक्योरिटी के कारण आपको काट दे। कई बार क्या होता है कि दो लोग आपस में जुड़ते हैं और एक इंसान बहुत इनसिक्योर है, उसमें बहुत सारे पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, और वो अपने पर्सनैलिटी इश्यूज का जो उसके अंदर में वैक्यूम होता है, उसको सामने वाले के ट्रेड्स लेकर के, सामने वाले की एनर्जी लेकर के उसको फिल करता है, जिससे सामने वाले को बहुत नुकसान हो जाता है। वो शुरू शुरू की स्टेज में कोई बोलता नहीं है। तो ये आपको देखना है, वही मैंने कहा था 6 महीने के बाद में, कुछ टाइम के बाद में आपको ये देखना है कि एम आई रियली इंजॉइंग बीइंग विद दिस पर्सन। बिकॉज इस पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को कई बार ये आइडिया लग भी जाता है कि आई एम नॉट विद द राइट पर्सन, स्टिल उनके लिए उस रिलेशनशिप से अलग होना बहुत मुश्किल होता है। और वो क्योंकि सोसाइटी में ब्रॉडकास्ट कर चुके होते हैं, तो भी उनको लगता है कि चलो अब इसको किसी तरीके से मैनेज करें। यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, मतलब आपको मेंटली करेजियस होना बहुत जरूरी है। इसमें फिजिकल करेजियस होंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप इन नटशेल दिस इज व्हाट द आंसर इज। चलिए, और कोई? एनीथिंग, कोई भी आपके मन में सवाल है? चलो, सोनिया मैडम ने कोई सवाल नहीं पूछा। Okay, this is beautiful. I have a question: how to keep a relationship interesting all the time? जो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में एक चमक आती है चेहरे पे, उसका ख्याल आते ही चेहरे पे एक स्माइल आती है, उसके बारे में सोच करके बड़ा अच्छा लगता है, और बार बार उसके साथ रहने को या वीडियो कॉल करने को, मतलब एक यूफोरिक काइंड ऑफ स्टेज होती है। तो पहली इनिशियल फर्स्ट स्टेज में तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जो करिश्मा होता है दो लोगों के बाद में, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो या कहते हैं रूहानी है, कुछ भी है, वो आपको अलाइव रखेगा, रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग रखेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि उसके बाद क्या। उसके बाद दो चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑनेस्टी, सच्चाई। मतलब ठीक है, फर्स्ट स्टेज आपने किसी तरीके से निकाल ली, आपको बहुत अच्छा लगा। सेकंड स्टेज में जब रियलिटी सामने आती है, आपको एक्चुअल में उस इंसान के बारे में पता लगता है, या आपके अंदर में भी जो कुछ है, तो एक दूसरे के साथ अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखेंगे और बिना डर, बिना हिचक के कि मुझे छोड़ना दे, मुझसे दूर ना चला जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट को साइड में रख करके अगर आप ऑनेस्टली एक दूसरे से बात करेंगे, तो ट्रस्ट मी, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए एक तो सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी होगी, और दूसरा फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको ज्वाइन करना है। जैसे आप स्टडी में एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हो, एडवेंचर चीज़ों में एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हो, ट्रैकिंग पे जा सकते हो, किसी इंटेलेक्चुअल परस्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपकी कुछ ना कुछ हॉबीज, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपकी मैच करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर में कोई ऐसी एक तरबियत होनी चाहिए, कोई ऐसा एक स्किल होना चाहिए जिसको सारी दुनिया पसंद करे। मान लो आपका एक पार्टनर है, उसको मान लो घोड़ा चलाना आता है, इक्वेशन में है वो, तो जब वो घोड़ा चलाता है तो सारी दुनिया उसको पसंद करती है। ये होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आपके अंदर भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब वो काम करते हो, मे बी आप डांस करते हो या पब्लिक स्पीकिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो सारी दुनिया पसंद करे। तो कुछ ऐसा हो कि उस इंसान के अलावा जो आपको पसंद करता है, बाकी दुनिया भी आपके उस स्किल को पसंद करे। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और लाइफ में जो है एक बहुत अच्छा सा, मतलब आपके अंदर में रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है और रिलेशनशिप आप बहुत इंजॉय करोगे। बेसिकली
इसी में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, रिलेशनशिप को अगर एक्चुअल में इंटरेस्टिंग बना के रखना है तो आपको, जैसे हमने होता है ना कोई खाना बनाना है तो हम बहुत सारे स्पाइसेस डालते हैं, अलग अलग स्पाइसेस डालते हैं, तो रिलेशनशिप में 5 स्पाइसेस बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हैप्पीनेस, मेजर सेगमेंट हैप्पीनेस का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसको आप पसंद करते हो उस इंसान के सामने आप कुछ और है और बाकी के सामने कुछ और है और आपको बहुत हाइड करना पड़ता है। अगर ये वाली कहानी है तो ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, एक दिन पटाखा हो जाएगा। तो हैप्पीनेस का बहुत बड़ा सेगमेंट होना चाहिए, अबाउट तकरीबन 60% स्पाइसेस में हैप्पीनेस होनी चाहिए। उसके बाद फियर भी होना चाहिए, एंग्जाइटी भी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। ये सारे चीज़ों को अगर आप मिक्स एक रिलेशनशिप में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप एक ही एक चीज़ देखते हैं, या तो आप डरे ही रहते हैं या फिर प्यार प्यार में रहते हैं, सेकंड स्टेज ऑनवर्ड कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्टेज की बात अलग है, तब कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो मेक श्योर यू हैव ऑल दी स्पाइसेस इन योर रिलेशनशिप। एंड दो लोग हैं आपस में, इसको बहुत अच्छे से जो है एक्साइटेड बना सकते हैं। इसके लिए ना मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। कभी भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो पब्लिकली सोशल मीडिया पे ज़रूरत से ज़्यादा उसको ब्रॉडकास्ट मत करो। बिकॉज देखो, आपके घर में मान लो तिजोरी है, उसमें क्या रखते हो आप? सोना रखते हो, पैसे रखते हो, जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप उसको छुपा के रखते हो। तो रिलेशनशिप को भी ज़रूरत से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, बहुत कम लोगों को पता होना चाहिए। जितना कम आप ब्रॉडकास्ट करोगे, जितना कम आप सोशल मीडिया पे थ्रो करोगे अपनी पर्सनल लाइफ को, उतना आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। जेलसी होती है, जेलसी स्ट्रांगली फैमिली मेंबर्स में भी एक दूसरे से होती है, वो ऊपर से चाहे बोले ना बोले, राइट? सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलिए और कोई? डोमिनेशन, सबमिशन, डायनामिक्स इन रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया। मुझे सिंपल अंग्रेजी में, सिंपल सेंटेंस में अगर आप पूछ लोगे तो आई थिंक आई विल बी एबल टू आंसर इट। ओके, डोमिनेशन सबमिशन का व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें टाइप्स ऑफ मेल्स, टाइप्स ऑफ फीमेल्स वगैरह के बारे में बातचीत की है। जो क्वेश्चन अभी आया है इसको मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ अगर लेके जाता हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी चेज टाइम लंबा होता है, जैसे मान लो यू आर ए गर्ल और अ गाय इज आफ्टर यू, आपको अच्छा लगता है लेकिन आप उसको डिले कर रहे हो और काफ़ी लंबा आपने चेज टाइम कर दिया बिफोर यू एक्चुअली अग्रीड टू बी विद हिम। तो जितना आप लंबा चेज टाइम कर दोगे, सामने वाले के अंदर में उतना ही अग्रेशन, उतना ही अनकंफर्टेबल स्टफ आ जाएगा। वो ओवरली नहीं आएगा, अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो जितने भी लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करके एक रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की है और उनकी जब शादी हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। जैसे एक हीरोइन है, वो बहुत फेमस है और वो एक नॉर्मल से इंसान से शादी कर लेती है, और क्योंकि वो इंसान उसका फ़ैन है या उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन जैसी शादी हो जाती है उस इंसान को जैसे ही लगता है कि यस आई एम नॉन लीगली हस्बैंड, डोमेस्टिक वायलेंस विल हैपन। डोमेस्टिक वायलेंस तभी होती है जब या तो चेज पीरियड लंबा हो जाए या दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत डायकॉटमीज हो, मतलब एक बहुत सबमिसिव इंसान हो और एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, या एक बहुत सक्सेसफुल हो और एक नॉर्मल सा इंसान हो। तो दिस इज व्हाट आई कैन कमेंट ऑन दिस, राइट? और कुछ? Okay, what are the mistakes that one should avoid in a healthy relationship? अब इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। फॉर योर रिलेशनशिप अगर कोई मिस्टेक है वो किसी और के लिए एक बून भी हो सकता है। मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 4-5 चीजें लिस्ट आउट कर सकते हैं। मैं आपको चाहूंगा कि जिंदगी में साइकोलॉजी का इस्तेमाल आपको कहाँ और कैसे करना चाहिए और मिस्टेक्स की बातों को मतलब ये सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं। जब आप एक इंसान के साथ होते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं या उसको कडल करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके अंदर से सिग्नल्स आते हैं। बस वो सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए या आपकी कैसे अपब्रिंगिंग हुई है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई बार हम अपने अंदर के सिग्नल्स को दबा देते हैं, राइट? जब भी हम अपने अंदर के सिग्नल्स को दबा देंगे प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आई शुड नो कि मेरा रिलेशनशिप किसी तरीके से अनकंफर्टेबल ना जाए,
तो आई विल सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग गर्न्ड और टेकिंग सजेशंस फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, इट इज बेटर कि आप अपनी अंदर की फीलिंग से जाओ। अब अंदर की फीलिंग सबकी काम नहीं करती है, ये भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं अपनी अंदर की फीलिंग को बचपन से लेकर के दबाते रहते हैं, तो वो रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। लेकिन प्यार के मामले में जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं, ट्रस्ट में उनका हार्ट चक्र ऐसा खुलता है कि उनको सही सिग्नल्स आते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में हो सकता है आप आंखें बंद करके चलो, बट सेकंड स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में इफ यू बीन ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप, ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल सही सिग्नल्स आएंगे, और वही सिग्नल्स बताएंगे कि ये गलत है और ये गलत नहीं है। ओके ओके, देन आई हैव हाउ टू फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ व्हाइल बीइंग इन रिलेशनशिप। आपकी ग्रोथ तभी होगी अगर आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हो। अगर आप रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के चक्कर में वो फाइनेंशियली, करियर वाइज, हर वाइज ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो बेसिकली एक रिलेशनशिप पर जरूरत से ज़्यादा कैरी मत करो अगर आपको लगता है कि इट इज़ बियॉन्ड माई दिस थिंग। पर अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो अपने पार्टनर में कमियां निकालना बंद कर दो। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अब मान लो आपको रनिंग का शौक है और आपकी पार्टनर है वो 12 बजे तक सोती रहती है, राइट? तो अगर आपको ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले यू शुड बी प्रिटी क्लियर कि व्हाट इज माय प्लान, मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूं, करियर वाइज, फाइनेंशियल, जो 5 चीजें होती है एक लाइफ को अच्छा चलाने के लिए, वो 5 चीजों में व्हाट इज माय प्लान, वेयर एग्जैक्टली आई वांट टू रीच। एंड देन लुक एट योर पार्टनर। उनके नेगेटिव्स को बिल्कुल मत देखो, उनके पॉजिटिव्स देखो कि वो किस किस चीज में अच्छी हैं, और फिर देखो कि उन चीजों का मैं अपनी ग्रोथ पैटर्न में कहां उनको मैं इन्वॉल्व कर सकता हूं। ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। किसी भी रिलेशनशिप में अगर कुछ खराबी आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, जब आप जरूरत से ज्यादा सामने वाले के नेगेटिव्स को देखते हो। अगर जरूरत से ज्यादा सामने वाले के हाँ, अगर आपको लगता है इतने नेगेटिव्स के हम इकट्ठे रह ही नहीं सकते, तो भैया फिर टेक अ स्टेप। बट अगर आपको ग्रो करना है, यू गॉट टू बी क्लियर, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और सामने वाले की क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, उनको मैं कहाँ रोप इन कर सकता हूँ, कहाँ उसका फायदा उठा सकता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हम एक साथ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यू विल डू फैंटास्टिक। ओके, चलो चलो कुछ और। एनीथिंग, कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि इस चीज को लेके आप परेशान रहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि साइकोलॉजी, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी इस्तेमाल करनी चाहिए आपको, अपनी खुद की कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो लाइफ आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके, कैन वी रिवाइव अ ब्रोकन रिलेशनशिप? देखो, रस्सी में एक बार अगर जब गांठ पड़ जाती है ना, तो वो गांठ विजिबल तो रहती है। सो ब्रोकन रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हैं, बट वी हैव टू सी व्हाट इज आवर मोटिवेशन बिहाइंड इट। हम क्यों कर रहे हैं? मे बी और कोई ऑप्शन नहीं है, या जैसे कई फैमिलीज में बिजनेस मैरिजेस होती हैं। एक रिलेशनशिप जो है बिजनेस रिलेशनशिप होता है, 2 बिग बिजनेस गाइज जो हैं वो अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, और वहाँ अगर कभी टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाता है तो वो रिलेशनशिप को रिवाइव इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस का नुकसान ना हो। मैं आपको एक चीज़ दिल से बताना चाहूँगा, जब भी आपको लगे कि एक रिलेशनशिप को रिवाइव करने की ज़रूरत है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देना। मान लो आपका किसी से रिलेशनशिप टूट गया और सामने वाला कुछ टाइम के बाद फिर आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं नहीं, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स रीस्टार्ट द होल थिंग। उसमें अपने आप को पहलवान या अपने आप को हीरो या हीरोइन मत समझ लेना। सामने वाले का कोई मकसद है। ओके, सो फाइंड आउट दैट मकसद, एंड इफ यू फिट इनटू द स्कीम, गो अहेड। इफ यू डोंट फिट इनटू द स्कीम, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई ऐसा ब्रेकअप होता है या कुछ भी होता है, आई थिंक रिलेशनशिप को रिवाइव करना जो है, ये इट इज समथिंग लाइक टीवी खराब हो गया तो भैया
नया खरीद लो। एक टीवी की शेल्फ लाइफ थी, एक रिलेशनशिप की शेल्फ लाइफ है। पहले जैसे मैरिजेस होती थी तो कोई डिवोर्स नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि हर रिलेशनशिप की शेल्फ लाइफ होती है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से। तो अगर एक रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर एक रिलेशनशिप में कुछ मतलब ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ, तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, इट इज बिन ब्रूइंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ब्रेकअप हो गया है तो आई सजेस्ट इट्स ऑल राइट। मेरे ख्याल से तो मैं आई नॉट सजेस्ट गोइंग इन फॉर रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप। हो गया, खत्म कहानी। अनलेस कुछ और ऐसे सोसाइटी के इश्यूज हैं, तब बात अलग है। बट इफ इट इज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ अ स्टफ, इट्स ओके। मेरा एक बहुत अनकंफर्टेबल तकिया कलाम है, शायद आप में से काफ़ी लोग ऑफ हो जाएंगे, जहाँ मैं लोगों को बोलता हूँ कि यू शुड एटलीस्ट डेट 3 guys बिफोर यू मैरी। बिकॉज अगर पहले ही इंसान के साथ आप डेटिंग करते हो, उसी से आप शादी कर लेते हो, जिंदगी भर आप मतलब चांसेस हैं कि 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप रिलेशनशिप को लेके बहुत अनकंफर्टेबल रहोगे। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि बॉयज़ की नेचर कैसी होती है, और ये तब होता है बेसिकली फीमेल्स के मामले में, अगर वो अपने पापा से क्लोज नहीं होती। अगर वो अपने डैड से क्लोज होंगी, अपने ब्रदर से क्लोज होंगी, तो वो मेल्स की काफ़ी सारी चीज़ों को समझ जाएंगी। पर जहाँ पे वो इन चीज़ों से क्लोज नहीं होती, वहाँ बहुत मुश्किल होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक घर में एक डॉटर है, जिसको कोई पसंद नहीं करता है, घर में कोई नहीं पसंद करता है। तो वो जब बाहर होती है, कॉलेज में होती है, स्कूल में होती है, तो एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत सुंदर हो। तो उसको लगता है कि ओह, ये इंसान है जिसने मुझे पहचाना, बाकी सब लोग तो बकवास हैं। तो और ये रिलेशनशिप 2-4 महीने, 6 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं। अब दूसरी तरफ देखो, एक डॉटर है जिसको उसके पापा भी पसंद करते हैं, भाई भी पसंद करता है, और उसको बहुत अच्छे से ब्रॉटअप किया गया है। तो उसको जब बाहर का कोई लड़का आकर के ये बोलेगा कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत सुंदर हो, तो वो बोलेगी हाँ मुझे पता है, मेरे पापा भी ऐसा कहते हैं, मेरा भाई भी ऐसा कहता है, यस, और कुछ। ओके, आई थिंक आई जस्ट स्टॉप हियर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी सवाल, कुछ भी, किसी भी किस्म से, जरूर। ओके, एडोलसेंस। आजकल सबसे ज्यादा जो काउंसलर्स की प्रॉब्लम है वो है प्रेजेंट डे एडोलसेंस। कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो अभी काउंसलर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ये सब देखा नहीं जो आजकल के एडोलसेंस करते हैं। तो बेसिकली मेरा जो तरीका रहता है एडोलसेंस के साथ डील करने का, यू हैव टू सी कि ये एडोलसेंस अपना टाइम कहाँ लगा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो गेमिंग करता है, वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, वो जो मर्जी करता रहे, लेकिन द पर्सन हैज टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग। या तो उसको ऑटो डिजाइनर बनना है, या उसको गेमर बनना है, या उसको हैकर बनना है, या उसको फुटबॉलर बनना है। कुछ ना कुछ पैशन जरूर होना चाहिए एडोलसेंस का, तब लाइफ बहुत सही चलेगी। लेकिन अगर एडोलसेंस में कोई पैशन डेवलप नहीं होता है और आप उस तरफ काम नहीं करते हो, तो आप एक मीडियोकर से इंसान बन के रह जाओगे, और घर वालों से भी झूठ बोलोगे, लोगों के सामने में सच में बात नहीं कर पाओगे, आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे, बिकॉज आपको लगता है कि व्हाट एम आई। बाकी कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई गेम में अच्छा है, कोई कुछ अच्छा है। सो दिस इज व्हाट आई से। ओके मधु मैम, थैंक यू वेरी मच। और शायद आज आपको जाना है, एंड यू अटेंडेड दिस सेशन, हैट्स ऑफ टू यू। चलिए, और कोई सवाल? आई सीरियसली फील कि ये सेशन जो है, इसमें इफ़ आई कुड हेयर योर वॉइसेस एंड वी कैन टॉक टू ईच अदर, आई थिंक ये बहुत अच्छा होता। यस शिवी, यू वेलकम।
We have a lot of people. I think there some of them haven't asked even a single question. Yeah, let's have somebody. Okay, मुझे थोड़ा सा बताइए. Are you liking this kind of a session? Do you want me to do this session at least once in a week? थोड़ा thumbs up भेजो मुझे थोड़ा सा. I'll really feel motivated to do these sessions. If you feel that yes, we should have these sessions at least once a week. We can keep changing the topics. Okay, Vishal, thank you. Yes, Yadvi, thank you. Yes, Anjali. हेजिटेशन तोड़ना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होकर के, यस यामिनी थैंक यू, अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होकर रहोगे तो रिलेशनशिप में कभी भी ज़िंदगी के मज़े नहीं ले पाओगे. यस थैंक शिवी. हाइपोथेटिकली मान लो आप बहुत हेजिटेंट हो, आप अपने अंदर के जो व्यूज़ हैं उनको शेयर नहीं करते हो, तो जो इंसान आपके साथ में है उसकी प्लानिंग विल गो फॉर सेक्स, बिकॉज उसको आप ठीक इनपुट दे ही नहीं रहे हो, तो वो हवा में तीर मारते रहेंगे. यस शिवी, इंस्टा लाइव का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट आई डेफिनेटली चेक. यस सोनिया मैडम थैंक यू. मे बी इंस्टा लाइव में अगर हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो आई थिंक आई विल बी मोर कंफर्टेबल अबाउट दिस. ओके, सो लेट्स हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन वी कैन क्लोज ऑन दिस सेशन. आई थिंक फर्स्ट सेशन के लिए इतना टाइम बहुत है. सो लेट्स हैव somebody asking. Yes, Suneza, thank you. Okay, yes, Shivi, let me just answer this question. What if the relationship with your partner is okay but not with your in-laws? ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके अपने इन लॉ से रिलेशनशिप ठीक होते हैं, एंड उसके पीछे न्यूमरस रीजंस हैं. एक तो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बचपन से लेकर के आप सोशल मीडिया में देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, अपने से बड़े छोटे लोगों से भी, तो आपके अंदर जो इनपुट होता है वो बहुत नेगेटिव होता है इन लॉज को लेकर के. मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ओपन माइंड से किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो और इन लॉज को भी बड़े ओपन माइंड से अगर आप उनके साथ डील करते हो विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आइडियाज़, तो शायद आपको बहुत फ़ायदा होगा. मैं अपनी काउंसलिंग से 2-3 चीज़ें आपको बता सकता हूँ. मैं कुछ केसेस हैंडल कर रहा था जहाँ पे वेरी स्मार्ट यूएस से एजुकेटेड फीमेल हैड कम टू इंडिया एंड शी गॉट मैरिड इनटू अ पॉलिटिकल फैमिली. तो उनकी जो सास थी वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, एंड शी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर एक तो, और दूसरा फिर वो बहू वाला चक्कर, तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी. तो 2-3 चीज़ें मैं आपको चाहूँगा कि जब भी आपको इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिस्पेक्ट फैक्टर. रिस्पेक्ट फैक्टर का मतलब जो इंसान आज तक घर को चला रहा था, आप जब उस घर में जाते हैं, यू आर वेलकम, यू विल बी टेकन केयर ऑफ डेफिनेटली. हाँ, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा शुरू में, क्योंकि 2 चीज़ें जब मिलती है तो मैशिंग होने में प्रॉब्लम होती है, तो बी ओके विद इट कि हाँ थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा मैश होने में, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझ जाएंगे तो तब जो है ये मोटर बहुत अच्छे से चलेगी. तो एक तो ये चीज़ को ध्यान रख लेना कि प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी देयर 100%. सेकेंडली, रिस्पेक्ट फैक्टर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. रिस्पेक्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है, जितने भी इन लॉज होते हैं डेफिनेटली आपसे एज में बड़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एटलीस्ट वंस इन ए वीक उनके साथ 1 घंटा स्पेंड करना है. वंस इन ए वीक अगर 1 घंटा आप उनके साथ स्पेंड करते हैं और उनको फिजिकल टच करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ लोग पाँव को हाथ लगाते हैं, कुछ लोग मसाज कर देते हैं, कुछ लोग वैसे ही हाथ उठ, मतलब do some activity where physical touch is involved with your mother-in-law or sister-in-law. Trust me,
जितनी भी अंदर एब्रेशंस है उस इंसान की आपको लेकर के वो खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने कुछ किया, आपको पसंद नहीं आया और आप डीलिंक हो गए, आपने बोलना बंद कर दिया, आपने जो उनका बेटा है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो बस उसके बाद में तो फिर ये तो पटाखे की लड़ी को आग लग गई है और फिर तो पटाखा डन 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 करेगा। तो आई सजेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, रादर 100% पीपल दीज डेज आर एजुकेटेड, एंड थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ लें, थोड़ा सा इसको एंजॉय कर लें, एंड बी इंथुजियास्टिक, डोंट गो विथ प्री कंसीव्ड आइडिया। और इस टाइप की छोटी छोटी चीजें, मैंने रिस्पेक्ट बोला, 3-4 और फैक्टर्स हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक यू विल हैव वंडरफुल रिलेशनशिप विद योर इन लॉज ऑल्सो। शिवी, यू हैड आस्क्ड मी a question, can you repeat that please? वो क्वेश्चन शायद निकल गया, मैं देख नहीं पाया। Yeah, Shivi, I'm waiting for your question. I think let this be the last question, and then we'll wind up. Okay, dating phase one. So, what exactly you want to know about dating phase one? Basically, okay, best age for the marriage. I think the moment you attain your puberty, I think around 18, जो भी गवर्नमेंट ने 18 साल और 21 साल कह रखी है, you can get married at that particular age. Only thing is, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. One is the responsibility. Can you really take on the responsibility part of it? Or maybe if you are in a rich family and money wise, you don't have to be uncomfortable about. A lot of people get married at very early age. I've seen a lot of girls getting married at the age of 18, the moment they become 18. But 6-7 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, they have to see a counselor. And they literally cry ke, I really got married very early and now the relationship has gone defunct. So there is no fixed age for the marriage. Basically, you should feel good about yourself physically and financially, and लाइफ के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए, ओके ज़िंदगी ऐसे 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 होती है, इस तरीके से होती है, एंड देन जंप इन फॉर मैरिज. मैरिज इज समथिंग विच विल ऐड टू योर एक्साइटमेंट इफ़ यू कीप थिंग्स ऑल ओके अबाउट यू. हाँ, कईयों की मैरिजेस बहुत अनकंफर्टेबल भी करती है. तो मेरे ख्याल से जब आप एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल चीज़ों में एडजस्ट हो जाते हो, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, एंड नाउ लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद समबडी. So this age can be anything. There's nothing fixed. Okay, I think Shivi, I'm missing out your question. Anyway, Shivi, we can take this on the next time, right? Because I think you're talking about the intentions of the person in dating phase one. Dating के पीछे कारण देखो. Why do people date? गेट इनटू दी मकसद. जिंदगी में कभी भी किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको सबसे पहले मकसद पता होना चाहिए कि मकसद क्या है. कोई इंसान जो है, अब जैसे डेटिंग में क्या होता है, मान लो आइडियल जो दो लोग होंगे, अगर वो इन्फैचुएशन नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड इन्फैचुएशन, द फिजिकल पार्ट ऑफ इट एट टीनेजर्स. बट दो लोग हो सकता है, जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, हो सकता है दो लोग they were just together and बात भी नहीं करी, but they just felt like being together, just felt like being together. और उसकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है. ये नहीं है कि जैसे आजकल दो बहुत सारे फंडे चल रखे हैं, ट्विन सोल, सोलमेट,
शुरू में सोलमेट ही लगता है, ट्विन सोल ही लगता है, बट 6-7 साल के बाद में लगता है कि यार ट्विन डेविल या किसी और कैटेगरी में आप उसको डाल देते हो। ठीक है, वो आप एक वेस्टर्न वर्ड से जो आपको चीज़ें मिल रही मिलती जाए, मकसद आप देखो, आप दोनों को अच्छा लगा, मे बी आप ट्यूशन में इकट्ठे जाते हो, मे बी कॉलेज इकट्ठे जाते हो, या कुछ ऐसे करते हो, कुछ आपकी एक्टिविटीज़ मिलती हैं एंड यू लाइक ईच अदर, डेटिंग शुरू हो जाती है। मे बी द पर्सन इज जस्ट लुकिंग फॉर टू बी टुगेदर विद एन अपोजिट जेंडर। इफ दिस इज द पर्पज, देन यू आर लुकिंग, देन यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल्स, राइट? तो उसके लिए उसकी बैकग्राउंड को थोड़ा चेक करना बहुत जरूरी है। दैट इज द टाइम यू शुड बी अवेयर ऑफ द बैकग्राउंड पार्ट ऑफ इट, राइट? और जिंदगी में शुरू में 2-3 अफेयर्स में आपको झटके लगेंगे ही लगेंगे, ये मान के चल लो। दिस इज हाउ कुदरत आपको चीजों को इसी तरीके से सिखाती है। कुदरत आकर के आपको कोई किताब नहीं देती है कि ओके जिंदगी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी ऐसी है। वो ठीक है, ओशो ने, रूमी ने, बुद्धा ने, कुछ लोगों ने लिख दी है किताबें, आजकल बहुत लेटेस्ट बाबा जी लोग चले हुए हैं, और आप उनको पढ़ पढ़ के एक्साइटेड होते हैं, अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। और कहीं आपके जो आपके साथ हो चुका है उसके साथ अगर रिलेट कर जाए तो आपको लगता है नहीं नहीं, इज द राइट पर्सन। मैं ये कहूँगा कि हर इंसान के पास में बराबर का टाइम है, बराबर की अपॉर्चुनिटीज है। आप भी रूमी, ओशो सब कुछ हो सकते हो। जिंदगी के मजे लेने शुरू करो, और जिंदगी में 2 चीजें ध्यान में रख लेना। एक तो जिंदगी में यू शुड बी ऑलवेज क्यूरियस, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप डेड, यू नॉट क्यूरियस, आप कुछ जानना ही नहीं चाहते हो, आप अपनी डे टू डे चीजों में इतने फंसे हुए हो, सोने खाने नहाने, इसमें ही आपकी जिंदगी जो है बेकार हो रखी है। सो यू शुड बी क्यूरियस कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है, एंड देन यू शुड हैव राइट अमाउंट ऑफ enthusiasm टू डू थिंग्स। So as long as you are curious and you have enthusiasm in life, trust me, life is fantastic, right? So I'll stop at this. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, and next time I'll let you know when exactly I'm doing this. और अगर आपको अच्छा लगा, please like, share and tell others about it, and they are welcome to be part of this exercise. Take care. Bye bye.